नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को दुनिया का सबसे विविध देश कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस विविध राष्ट्र का सबसे विविध हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की विविधता इसकी बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है, हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है, हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट पर कहा कि हमारी सरकार और आपकी कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का नहीं है, हमारी सरकार और कांग्रेस सरकार का ये मामला नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से हम पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे पर कर रखा है। उसके बावजूद कांग्रेस छूट देती रही है, चाहे 1950 का नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हो या 1975 का शिमला समझौता हो। उन्होंने कहा कि हम संसद में भी रक्षा की रणनीति के विषय पर चर्चा नहीं करते, लेकिन 1991 में जब आप कांग्रेस पार्टी की ओर सीधे उन्होंने बोला है कि 1991 में जब कांग्रेस चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रहे थे और 1994 में जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, तब इस समझौते को लागू किया गया और आपने लिखा कि सेना, नौसेना कहाँ तैनात होगी और वायुसेना कैसे काम करेगी। ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? उन्होंने कहा कांग्रेस ने क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए धोखा नहीं किया? मुझे लगता है, उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा है कि मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। इस देश के बाहर के तत्वों से तो लड़ाई जारी है, लेकिन देश के भीतर के ऐसे तत्वों पर भी कार्रवाई करने का समय आ गया है। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं न कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है
कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ, आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं, उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है, उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए, और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। सर, क्या आप सरकार से, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, तो आप मांग करेंगे कि इस एग्रीमेंट को लेकर भी अब बात हो, कम से कम इस एग्रीमेंट को खत्म किया जाए? निश्चित तौर पर सरकार को पहले से पता है, लेकिन सरकार को जो है इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए कि कौन सा इस देश के बाहर के तत्वों से जो लड़ रहे हैं, देश के अंदर के जो तत्व हैं, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे इस तरह के पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, खासकर विपक्ष जिनके पीछे पीछे खड़ा नजर आता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का वक्त। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया है और कहा है कि सबसे पहले तो निशिकांत दुबे बार बार अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार की समर्थन वापस ले लिया था। सबसे पहले तो यह समझौता अप्रैल 1991 में हुआ समझौता है। यह समझौता शांति काल के समय का है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो निशिकांत दुबे और बीजेपी यह स्वीकार कर रहे हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने सूचना दी और राहुल गांधी जो कह रहे थे वह सच था। जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दी और बीजेपी खुद इसकी पुष्टि कर रही है। जिस समझौते का वह जिक्र कर रही है वह शांति काल का समझौता है। सर्वप्रथम सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफ़ी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलत फहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने बताया कि आज केवल हमारे देशवासियों को ही नहीं बल्कि पड़ोसी दुश्मन देशों को और पूरी दुनिया को यह संदेश चला गया है कि यह पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। एक ऐसा भारत जिस पर अगर कायराना हमला किया जाएगा तो हम खेद प्रकट नहीं करेंगे, हम घर में घुसकर वार करेंगे, चाहे उसके लिए सरहद ही पार क्यों न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि मैं देश की सेना, अर्धसैनिक बलों और देश के नागरिकों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप सब हमारी ताकत है। हम सभी को अपनी भूमिका निभानी है। कुछ समय देश के लिए जरूर निकालें। आज केवल हमारे देशवासियों को ही नहीं बल्कि पड़ोसी दुश्मन देशों को भी, उनके नॉन स्टेट एक्टर जो कहते हैं उनको भी और पूरी दुनिया को ये संदेश चला गया है कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। एक ऐसा भारत जिसके ऊपर अगर कायराना हमला करोगे, दुस्साहस दिखाओगे तो हम खेद प्रकट नहीं करेंगे, हम घर में घुस के वार करेंगे।
चाहे उसके लिए सरहद पार करनी पड़े। दुनिया के किसी भी कोने में हम पाताल तक भी ढूंढ के निकालेंगे जिन्होंने भारत के ऊपर दुस्साहस करा है। ये नया भारत है और इस नए भारत की ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी को, देश की सेनाओं को मैं धन्यवाद देता हूं, अर्धसैनिक बलों को मैं धन्यवाद देता हूं और देश के नागरिकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सब ताकत है। आज जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से केवल सरहद से ही नहीं दुश्मन आता, आसमान से भी आएगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आपके घर के अंदर तक आ जाएगा, देश को बांटने की कोशिश करेगा, कम्युनल टेंशन फैलाने की कोशिश करेगा, देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप सब सैनिक हैं और इसीलिए हम सबको अपना रोल प्ले करना है। अगर कई बलिदानों की वजह से आज हम स्वाभिमान से जी रहे हैं, हमारी संस्कृति जिंदा है, तो अगले 1000 साल की जो तैयारी करनी है वो आज हमें करनी है। कुछ समय देश के लिए जरूर निकालिए, मेरा यही आग्रह है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैं बार बार इसी को देश के नाम जो संदेश दिया उसमें भी यही कहा। कल जो बीकानेर में आके उन्होंने संदेश दिया वो भी यही कहा कि कोई ये जो न्यूक्लियर ईंधन भभकी है इससे हम नहीं डरने वाले, जो सिंदूर मिटाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि टॉक्स अगर होगी तो केवल पीओके के ऊपर होगी। इतना क्लैरिटी आज तक किसी लीडर में नहीं थी और ये हमारे लिए संदेश है कि हमारी क्या दिशा होना चाहिए। सो हम सबको मजबूत इस देश की ताकत। जापान के टोक्यो में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य और बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने कहा कि हमें खुशी है कि जापान में और यहाँ के लोगों ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को समझा है। बहुत बढ़िया रहा और हमें बड़ी खुशी हुई कि जापान ने, यहाँ के लोगों ने जो भारत का फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको सपोर्ट किया। हम करीब 4 दशक से हम सफरर रहे हैं और आपको याद होगा 2016 तक हमने रिएक्ट नहीं किया। 26/11/2008 अटैक हुआ, तब तो मैं यूपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल था। 170 लोग मारे गए, उसमें हमारे 2 IPS अफसर थे, हेमंत करकरे IGN, अशोक कामटे DIG। 3 दिन चला, कसाब पकड़ा गया, 9 उनके मारे गए, टोटल एविडेंस। उसके बाद जब मोदी जी आते हैं 2014 में और जब इन्होंने 2016 में इन्होंने अटैक किया, उस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस करके मारा। हम लोग समझ रहे थे पाकिस्तान अब समझ जाएगा, फिर नहीं समझे। 2019 में इन्होंने हमारे घटनाएं की पूरी और उसके बाद फिर हमने बालाकोट किया, एयर स्ट्राइक किया। 19 से बाद हम समझ रहे थे शायद पाकिस्तान समझ जाए, लेकिन जो 22 अप्रैल को घटना हुई, पूछ करके, रिलीजन पूछ करके और महिलाओं को मारा। एक लेडी ने कहा मुझे भी मार दो, मेरे हस्बैंड को मार दिया। कहा नहीं, जाओ प्रधानमंत्री को संदेश देना। उसके बाद हम लोगों ने प्रिसाइज अटैक किया और प्रिसाइज अटैक करके हम सिविलियन नहीं मारे, केवल उनके जो वो थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हम जानते थे पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, उन्होंने अटैक किया, तब हमने उनके बेसेस डिस्ट्रॉय किया। और ये हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया समझ रही है कि हमने एस्केलेट नहीं किया, हमने सिविलियन उन्होंने हिट किया। उन्होंने तो 1-2 घटनाएं नहीं हैं, डजन्स एंड डजन्स 4 डिकेड से। तो आज पूरी दुनिया समझ रही। आज भी यहाँ एम्बेसडर थे, सबने हमारी स्टैंड को अप्रिशिएट किया है कि हम जो है एक पीसफुल कंट्री है। लेकिन अगर उन्होंने अटैक किया तो ये नया भारत है, मोदी का भारत है, और हम अगर इन्होंने स्ट्राइक किया तो हम वो टेररिस्ट बेसेस को बर्बाद कर देंगे और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किए जाने पर खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत है। आज उन्होंने कहा कि आज हम एक नए भारत के रूप में दुनिया में पेश हो रहे हैं। देखिए, पूरा देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से आतंकवादी ठिकाने को नेस्तनाबूद किया गया और आतंकियों का जनाजा अर्थी पाकिस्तान में निकाला गया, पूरा देश इस बात को लेकर के खुश है कि ऑपरेशन का मतलब होता है किसी एक मिशन के लिए उस ऑपरेशन को करना। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत है। भारत एक नए भारत के रूप में जो है आज दुनिया के सामने पेश हो रहा है।
तो इसलिए जो है आने वाले समय में भारत का इस तरह का जो ऑपरेशन हुआ है पूरा दुनिया याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन लहू गढ़ में मोदी के नसों में लहू नहीं गर्भ सिंदूर बह रहा है। असल है क्या कि ये नेहरू परिवार को गुलामी का शासन में रहने की आदत लग गई थी, तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता है, पाकिस्तान का, चीन का। अभी देश बेनकाब करेगा ऐसे नेताओं को जो लोग पाकिस्तान और चीन का खाते हैं, हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं। ऐसे नेताओं को तो यहाँ की जनता पहचान करेगी और उसको जो है देश से बहिष्कृत करने का काम करेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि मोदी जी खोखले। वही मतलब ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े, लॉ एंड ऑर्डर को पैदा करने वाला इन्हीं लोगों का खानदान है। जो तेजस्वी यादव और उनके पूज्य पिताजी लालू यादव जी थे, उन लोगों ने बिहारी कहना बदनाम होने की बात थी। अगर हम बिहारी कहते थे कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के तो लोग गलत निगाह से देखते थे। तो ये लालू यादव का परिवार ने बिहारी का अपमान किया है आज तक, और पूरे बिहार के अंदर जितने भी आज क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, ये उन्हीं का देन है। उन्होंने इस संस्कार को बिहार में पाया। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, यह चिंता की बात है, या जनता को कानून व्यवस्था परेशान कर रही है, यह चिंता की बात है। नेता प्रतिपक्ष के नाते क्या उन्हें तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार का प्रचार करना चाहिए, उन्हें पता नहीं बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री तक सूचना जाती भी है या नहीं। यदि सूचना जाती है, उन्होंने कहा कि यदि सूचना जाती है और फिर भी ये हालात है बिहार के जो हालात हैं जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने उठाए हैं कि यह बिहार में काफ़ी क्राइम बढ़ चुका है, और उसी को लेकर कहा कि अगर ये हालात हैं तो चिंता की बात है, और अगर सूचना नहीं जाती है मुख्यमंत्री तक तो ये अधिक चिंता की बात है, क्योंकि फिर सरकार चला कौन रहा है। नहीं, बिहार वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो असहज कर रहा है, परेशान कर रहा है लोगों को, या लॉ एंड ऑर्डर बुरा है ये परेशान कर रहा है। मतलब नेता प्रतिपक्ष के नाते वो क्या करें? सरकार की डुगडुगी बजाएं, घर में मातम पसरा हो किसी के और जाके कहें बहुत बढ़िया सुशासन की सरकार चल रही है। नेता प्रतिपक्ष का ये काम होता है। जब वो सांत्वना देने जाते हैं सैनिकों के घर पर, शहीद सैनिकों के घरों पर, तो क्या कहेंगे ना कि मैं आपके साथ हूं, हम जितनी भी कोशिश होगी हम करेंगे, आपके शहादत को सलाम। लेकिन जब जाते हैं कि इनके यहाँ डकैती में किसी का गला रेत के हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? फर्क है ना, कहेंगे ना कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। मुख्यमंत्री जी तक सूचना जाती भी है या नहीं? अगर जाती है तब ये हालत है, चिंता की बात है। अगर नहीं जाती है तो इससे बड़ी चिंता की बात कि सरकार चला कौन रहा है। जेडीयू नेता राजू रंजन प्रसाद ने कहा है कि भारत के शौर्य और पराक्रम के समक्ष पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण हुआ है। हमने उनके सैन्य प्रतिष्ठानों और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की असलियत का पता चल गया है। भारत के शौर्य और पराक्रम के समक्ष पाकिस्तानी सेना का जिस तरह से आत्मसमर्पण हुआ है, जिस तरह से उनके सैन्य प्रतिष्ठानों, एयर बेसेस, उनके आतंकवादी ठिकानों, आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स और उनके खूंखार आतंकवादियों जिसमें उनके अनेक कमांडर्स भी शामिल थे, हमने उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और जो पाकिस्तान की ओर से भले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बनाए जाने की जो पूरी कवायद है, वो बस दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कि दरअसल पाकिस्तान की सेना बहुत नुकसान में नहीं है, हम लोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन पूरी दुनिया को पाकिस्तान की असलियत का पता चल गया है। और जिस तरह से हम लोगों ने सैटेलाइट इमेजेस और तमाम सबूतों के साथ पूरी दुनिया में अपने डिप्लोमेटिक मिशन पर सांसदों के शिष्टमंडल को भेजा है, उससे बिल्कुल साफ है कि हम सेना के शौर्य और पराक्रम के बाद जो किसी भी युद्ध के या युद्ध जैसे हालात में कूटनीति की भूमिका है, उसको बेहतर तरीके से भी हम
सुनिश्चित कर रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी कहा है उसको समझदारी के साथ पाकिस्तान को समझना चाहिए, नहीं तो उनका वजूद भी नहीं। हैदराबाद की तेलंगाना में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, ये काला कानून हमारी मस्जिदों, दरगाहों को, इमामबाड़ों को छीनने के लिए बनाया गया है। अगर कोई मुसलमान आदिवासी होगा तो वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा। ये अजीब बात है। उन्होंने कहा ये इस तरह से कानून बनाकर मुसलमानों से उनका जायदाद छीनने का काम कर रहे हैं। ये कानून कह रहा है, उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि यह कानून कह रहा है कि संसद के सामने की मस्जिद वक्फ की नहीं होगी बल्कि सरकार की संपत्ति हो जाएगी। आखिर क्यों बीजेपी ने इस तरह का कानून बनाया? उन्होंने यह कानून मुस्लिम दुश्मनी के बुनियाद पर बनाया है। इस कानून से वक्फ की हिफाजत की बात करी, हिफाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध उस समय तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। ये काला कानून है जो हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, हमारे आशुर खानों को, इमाम बाड़ों को हमसे छीनने के लिए बनाया गया है। आपने मुझसे कबल तमाम जिम्मेदार लोगों से उनके बसीरत अफरोज खिताबात के जरिए आपने सुना होगा कि ये कानून कैसा बनाया गया है। अगर कोई मुसलमान आदिवासी होगा तो वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा। वक्फ बाय यूजर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुकदमे में वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। आप उस फैसले के खिलाफ गलत तरीके से एक कानून बनाते हैं। आप खवातीन हैं, इस कानून में ये बात लिखी गई कि अगर कोई अपनी जायदाद को वक्फ अल औलाद करना चाहता है और वक्फ अल औलाद करेगा तो मोदी की हुकूमत ये कह रही है कि बेटी का हक नहीं मारा जा सकता। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई अपनी जायदाद को अल्लाह को उसका मालिक बना रहा है तो कहां बेटी, कहां भाई, कहां बेटा, कहां बेटी, कहां रिश्तेदार। मगर ये हुकूमत कहती है कि वक्फ अल औलाद आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आप ये बता ना दें कि बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा। ये अजीब व गरीब बात है कि जायदाद मेरी है हिंदुस्तान की आइन की सेक्शन 300 के तहत। ये कानून ऐसा बना दिया गया कि जितने मसाजिद हैं पूरे मुल्क में आसार खदीमा के तहत, अगर वो प्रोटेक्टेड हैं, एंशियंट हैं, तो उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक आसार खदीमा बन जाएगा। आसार खदीमा के एक्ट ये कहता है कि उस जगह को जो आसार खदीमा के मातहत है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता उसकी तामीराती काम करके। टाइटल तो वक्फ बोर्ड के पास रहेगी, मगर मोदी ने कह दिया कि नहीं, टाइटल मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, मालिक बन जाएगा आसार खदीमा। बताइए आप, ये जुल्म नहीं तो क्या है? फिर एक यही तो सेक्शन लाया गया था जब लोकसभा में बहस हो रही थी, उस दिन इस अमेंडमेंट को पेश कर दिया गया। हमारे एक भाई हमदुल्ला सईद कांग्रेस के एमपी हैं, लक्षद्वीप के एमपी हैं, आदिवासी हैं। उनके मरहूम वालिद 9 मरतबा के एमपी थे लोकसभा और राज्यसभा के। अब आप कह रहे हैं कि आदिवासी अपनी जायदाद को वक्फ नहीं करेगा। तो ये इस तरह के गलत खवानीन बनाकर मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीनने का काम कर रही है। मैं इस मौके पर हमारे मुहिबुल्लाह नदवी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि हम तमाम अराकीन ने मिलकर उस पार्लियामेंट की ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में बड़ी बड़ी मेहनतें की, बड़ी जुस्तजू की। हमने पूरी कोशिश की कि हम कोविड वेरिएंट पर झारखंड चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण और आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि कुछ राज्यों में इसके लक्षण मिले हैं और जब से इसकी जानकारी मिली है तो झारखंड सचेत हो गया है। मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे सब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अच्छे से काम करें। अगर वहां पर कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसका तुरंत जांच करें। अभी तक झारखंड सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि अभी तक झारखंड सुरक्षित है, यहाँ पर कोई मरीज नहीं मिला है। ये वेरिएंट के बारे में उन्होंने कहा कि ये वेरिएंट काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि JN1 वायरस जो है वो झारखंड में नहीं है। कुछ स्टेट में इसका लक्षण मिला है और
जब से जो जानकारी मिली है झारखंड सचेत हो गया। आज मॉर्निंग में ही, सुबह में ही मैंने विभाग को बुलाकर ये सख्त निर्देश दे दिया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस अड्डा हो, वहां पे हमारी टीम कल से काम करेगी। और अगर कोई लक्षण पाया गया, खांसी, बुखार, सर्दी, कोई मरीज आते हैं तो उसका सैंपल लो और जांच करो और हमें रिपोर्ट बताओ। अभी तक झारखंड सेफ है, झारखंड में कोई मरीज नहीं मिला है और झारखंड स्वस्थ है। जहां तक JN1 वायरस का जो मामला है, ये जो वेरिएंट है ये काफी वीक वेरिएंट है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से एक मंत्री, एक डॉक्टर बोल रहा है गारंटी के साथ कि इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में इसका कोई असर नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूएई के अबू धाबी में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, बल्कि सिंदूर न्याय का नया पर्याय है और सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए भारतीय सेना को सलाम करती हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करती हूं। कहना चाहूंगी कि आज इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं। दूसरा, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा कि मेरे बड़े भाई अतुल गर्ग जी ने कहा कि आप एक एक व्यक्ति यहां पर खुद अपने आप में एक एम्बेसडर है, तो आज हम यहां से आपका आवाहन करने आए हैं, आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का आवाहन। झारखंड के हजारीबाग बरियातू खावा में अवैध कोयला खदान में नदी का पानी घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई। तलाशी अभियान जारी है। बीजेपी नेता मनीष जायसवाल ने कहा कि यहां नदी के किनारे कोयले की अवैध माइनिंग की जा रही थी। यहां भारी बारिश हुई, कल की बात उन्होंने की कि भारी बारिश हुई और घटनास्थल के बगल से बहने वाले नदी का पानी यहां भर गया। 3 लोग एक मशीन निकालने अंदर गए थे, लेकिन वहां उनकी जल समाधि हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक उनके शव बरामद नहीं किए गए। देखिए, कंडा बेल के पास में खावा बोल के एक जगह है, यहां पर कोयले का अवैध माइनिंग जो है नदी के किनारे किया जा रहा था। और ऐसा एक नहीं, अनेकों उदाहरण आप पूरा क्षेत्र में देख सकते हैं। कल भारी बारिश हुआ, हजारीबाग में भी हुआ, किरडारी में भी हुआ। तो जहां ये जगह सिचुएटेड है उसके बगल से एक नदी जाती है, नदी का पानी जो है वहां भर गया और ये लोग मशीन निकालने के लिए अंदर गए थे। 3 के 3 लोग जो है अंदर में, उनका जल समाधि हो गया है। शुरुआत इसका जो है इलीगल माइनिंग से है और वहीं से ये घटना घटी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक इनका बॉडी भी ट्रेस नहीं हो पाया है, बॉडी भी नहीं मिल पाया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।